यूपीपीसीएस प्री में अब सिर्फ 15 दिन बाकी है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि पिछले 6 महीने 7 महीने की तैयारी एक तरफ है और ये 15 दिन एक तरफ है। बिकॉज यूपीपीसीएस का नेचर ऐसा है, यूपीपीसीएस का पेपर ऐसा आता है कि आपको लास्ट डे तक पढ़ना होता है और जो लास्ट के 1-2 हफ्ते होते हैं ना, वो मेक और ब्रेक का काम करता है। इस वक्त आपका माइंडसेट आपको डिफाइन करेगा। आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयारी आप जैसी भी कर रहे हो वो एक तरफ है। आई नो कि बहुत हार्ड वर्क कर रहे होगे आप। जो लोग भी इस पेपर की सिंसियरली तैयारी कर रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त थोड़ी सी भी लापरवाही वो बरत रहे होंगे। इस वक्त ये जो एग्ज़ाम का फेज़ है, सेल्फ डाउट बहुत आता है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, 15 दिन में क्या ही कर लेंगे। बट आप यकीन मानो, 15 दिन में पूरी पिक्चर बदल सकती है। सिर्फ आपको अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखना है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले 2-3 साल 4 साल से पेपर देते आ रहे होंगे और अभी तक उनका प्री नहीं क्लियर हुआ होगा। कभी 1 मार्क्स से, कभी 2 मार्क्स से, कभी 4 मार्क्स से, कभी पॉइंट्स से उनका सिलेक्शन रुक जा रहा होगा। तो ये जो बॉर्डर लाइन केस है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए आपको इन 15 दिन को बहुत ही अच्छे से प्लान करना होगा। देखो, 15 दिन में ऐसा मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट अगर आपका एक आध सब्जेक्ट तैयार भी नहीं है, वो भी आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि लास्ट के जो डेज़ होते हैं ना, उसमें आपकी पोटेंशियल एकदम पीक पे होती है। आप अपना 200% देते हो बिकॉज आपको टाइमलाइन, आपको डेडलाइन सामने दिखता है। 15-16 दिन बाकी है तो आप बुक बाय बुक, पेज बाय पेज, टॉपिक बाय टॉपिक नहीं पढ़ सकते हो। और आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बुक उठा के लाइन से पढ़ना स्टार्ट कर दो, उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आए, जो पेपर में आए। अगर आपने पीवाईक्यू एनालाइज़ किया होगा, पीवाईक्यू के थीम्स को देखा होगा, तो कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ से यूपीपीसीएस मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। आपको बस उन थीम्स को रिवाइज़ करना है। इन बचे हुए 16 दिनों को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 4 पार्ट क्या, बेसिकली 3 पार्ट ही होगा। लास्ट डे तो आपका एग्ज़ाम ही होगा। आज 1 मार्च है। पहला आपका जो फेज़ रहेगा वो 1 मार्च से 7 मार्च के बीच रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो 7 से 12 रहेगा, 5 दिन का। और जो तीसरा फेज़ रहेगा, लास्ट फेज़ रहेगा, वो 12 मार्च से 17 मार्च के बीच में रहेगा, 4 दिन का। इस 1 से 7 मार्च के बीच आप उस टॉपिक को पढ़ोगे, वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपका सबसे ज़्यादा वीक है। मैं इतना एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने आज ही तैयारी स्टार्ट नहीं की है। एटलीस्ट आप 3-4 महीने से तैयारी कर रहे होगे, तो कुछ सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार हो गए होंगे। हो सकता है एक आध सब्जेक्ट आपने अभी तक देखा ना हो, तो उनको आप इन 7 दिनों में देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आपने ज्योग्राफी नहीं किया है तो आप ज्योग्राफी देख सकते हो। आपने इकोनॉमिक्स नहीं किया तो आप इकोनॉमिक्स देख सकते हो। बट जो भी नई चीज़ें हैं उनको आपको 1 से लेकर 7 मार्च तक ही पढ़ना है। 7 मार्च से 15 मार्च के बीच सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है। ये 5 दिन आपके हाथ में है। आपको एक एक दिन में 2-2 सब्जेक्ट रिवाइज़ करना है और हो भी जाएगा। एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटा सा ही रिवाइज़ हो जाएगा। पॉलिटी भी आपकी आराम से आधे दिन में रिवाइज़ हो जाएगी। इनफैक्ट 4 से 5 घंटे में रिवाइज़ हो जाएगा। पॉलिटी में मेनली 6-7 टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्लियामेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, आर्टिकल्स हो गया, शेड्यूल्स हो गया, जुडिशरी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गए। तो ये कुछ 5-6 चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। पूरी लक्ष्मीकांत आपको नहीं पढ़नी है। इनफैक्ट आप 6 से 7 चैप्टर ही पढ़ना होता है। तो इस हिसाब से आप इन 5 दिनों में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको रिवाइज़ करोगे। इसके बाद जो बचा हुआ 4 दिन है, यहाँ पे आप जो भी स्टैटिक चीज़ें हैं, जो भी लिस्टिंग्स हैं, उनको रिवाइज़ करोगे। बिकॉज यूपीपीसीएस अभी भी एक फैक्चुअल पेपर है। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फैक्ट बेस्ड आते हैं और इसीलिए लास्ट का 9 दिन मैंने रिवीजन को दिया है, प्योरली फैक्ट के रिविजन्स को दिया है। बिकॉज एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहाँ पे सिर्फ आपको एक फैक्ट पता होगा, तब भी आप आराम से राइट आंसर तक पहुँच सकते हो। इसीलिए कोई भी चीज़ आप भूलो मत, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। आगे आने वाले 15 दिनों में आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है, ये तो क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट ये आता है कि रिवीजन आपको किस सोर्स से करना है। देखो, पहला सोर्स तो आपका खुद का नोट्स हो गया। आपके पास अपना कोई नोट्स हो, अपना कोई शॉर्ट नोट्स हो, या फिर आप मेरे 1 लाइनर्स चीज़ों को कवर किए हैं तो आप उसको सिर्फ रिवाइज़ करो। और दूसरा हो गया पीवाईक्यूज़ का रिवीजन। इस वक्त अगर आप पीवाईक्यू रिवाइज़ कर रहे हो तो सारे क्वेश्चंस देखो जो यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। देखो, हो सकता है कि पेपर में क्वेश्चन रिपीट ना हो, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने से, पीवाईक्यूज़ को देखते रहने से आपकी एक थिंकिंग डेवलप होगी कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हो, आप मॉक लगा रहे हो सकता है वैसा क्वेश्चन यूपीपीसीएस में ना आए। इसीलिए सबसे अच्छा ये है कि जो यूपीपीसीएस में पूछा गया है, जो यूपीपीसीएस पूछता है, उन पे ज़्यादा फोकस करो।
काफ़ी लोग घटना चक्र के बारे में पूछते हैं, तो देखो घटना चक्र खुद ही PYQ का कंपाइलेशन है। घटना चक्र कोई अलग बुक नहीं है, तो आप घटना चक्र का रिवीजन कर सकते हो और घटना चक्र में आप उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करो जो आप भूल जा रहे हो या फिर जो आपका गलत हो रहा है। अगर आप घटना चक्र की जगह मेरी वन लाइनर यूज़ कर रहे हो तो वन लाइनर्स में जो फैक्ट्स हैं, जो फैक्चुअल डेटा है उनको पढ़ो। एंड द लास्ट थिंग इज़ आप 2020 का, 2021, 2022 और 2023 इसका यूपीपीसीएस प्री का पेपर खुद से लगा लो। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा कि पेपर में क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको कैसे अप्रोच करना है, किन टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ रहा है। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी क्लियर हो जाएंगी और लास्ट मोमेंट में यही सब चीज़ें फ़ायदा करता है। आप स्टैटिक बुक उठा के सिर्फ पेज पलट रहे हो, उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा आपको पीवाईक्यूज़ लगाने से होगा ना। और रिवीजन आपको रैंडमली नहीं करना है कि आप कोई भी टॉपिक उठाए, कोई भी सब्जेक्ट उठाए और रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। आपको रिवीजन एक प्रायोरिटी पे करना है। ये प्रायोरिटी किस पे बेस्ड है, तो किसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है और किसका वेटेज एग्ज़ाम में अच्छा है। ये दो चीज़ आप ध्यान में रखोगे जब भी आप कोई चीज़ रिवाइज करोगे। मैंने यूपीपीसीएस का ट्रेंड आपके साथ शेयर किया था। यहाँ देखो करंट अफेयर है, यहाँ पे हिस्ट्री है, ये आपका ज्योग्राफी हो गया, ये यूपी स्पेशल हो गया, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, और यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं। इन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को देख के प्लस सब्जेक्ट के नेचर को देख के कि वो बहुत ज़्यादा हाईली स्टैटिक है या फिर कुछ कंसेप्चुअल है या फिर उससे जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड आते हैं कि नहीं आते हैं, इस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है। इकोनॉमी का, यूपी स्पेशल का, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर मिला के 30 से 32 क्वेश्चन आ जाता है। तो करंट अफेयर आपको हर दिन पढ़ना है। 1 मार्च से 16 मार्च तक आपको हर दिन करंट अफेयर पढ़ना है। मान लो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है, तब भी आप आराम से करंट अफेयर कर सकते हो। मैक्सिमम लोग जो हैं वो लास्ट में जाके ही पढ़ते हैं। एक पुरानी घटना चक्र की IDST आई थी, वो दिसंबर तक थी, और एक नई आई है वो 22 फेब तक है। अगर आपने पुरानी वाली पढ़ी है तो आपको नई वाली लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जैन और फेब का करंट अफेयर कहीं से पढ़ लो। बट अगर आपने अभी तक कोई भी करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो जो नई वाली IDST आई है उसको ले लेना। उसके साथ साथ आप घटना सार कर सकते हो। देखो ये आपको लगेगा बल्कि है, बट अगर आप सिर्फ IDST करके जाओगे तो 30 में से 15 क्वेश्चन करके आओगे। और यूपीपीसीएस में अगर आपको एज लेना है बाकियों के ऊपर तो आपका करंट अफेयर अच्छा होना चाहिए। पॉलिटी सब पढ़ के जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री सब पढ़ के जाएंगे, एनवायरनमेंट सब करके जाता है, साइंस एंड टेक सब करके जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी टफ हो जाता है कि आप बाकियों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा एज ले पाओ। बट अगर आप करंट अफेयर अच्छे से कर लेते हो तो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट से आप 2-3 क्वेश्चन आगे ही रहते हो। इसीलिए मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपको बोलूँगा कि आप घटना चक्र IDST के साथ साथ एक घटना सार लो। और घटना सार में आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, लास्ट का 4 महीना पढ़ लो। फेब पढ़ लो, जैन पढ़ लो, दिसंबर पढ़ लो और नवंबर पढ़ लो। इसके साथ साथ जो आपकी IDST घटना चक्र की उसको कर लो। और 2 हफ्ते में, 12 दिन में, 13 दिन में ये हो जाता है। आपको IDST में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं उनको आप छोड़ दो, पहली रीडिंग में आप करोगे बट सेकंड थर्ड रीडिंग में आप उसको नहीं करोगे। जो रटने वाले फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं सिर्फ उतना ही करना है। एक बार बुक पढ़ने में आपको हो सकता है 5 से 6 दिन लगे, बट सेकंड थर्ड रीडिंग आपकी 2 से 3 दिन में हो जाएगी। इसके साथ जो आप मंथली करोगे उसमें भी काफ़ी चीज़ ओवरलैप होगा। तो इस बात का आप टेंशन मत लो कि आपने करंट अफेयर नहीं किया है। करंट अफेयर करने के लिए अभी भी आपके पास टाइम है, आप आराम से कर सकते हो। और रही यूपी करंट अफेयर की बात, तो इसको मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है। बहुत छोटा वीडियो है, 20-25 मिनट का, और मैप के थ्रू मैंने चीज़ों को कंप्लीट किया है। 1 या 2 बार आप वीडियो को देख लोगे, आपका जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर है वो कवर हो जाएगा। तो ये रही करंट अफेयर की बात। इसके बाद आप पॉलिटी देखो। पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20-22 क्वेश्चन आता है और आप 100% क्वेश्चन यहाँ पे सही कर सकते हो। तो पॉलिटी रिवाइज़ करना, उसके बाद साइंस में भी पहले आप बायो रिवाइज़ करना, उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। केमिस्ट्री फिज़िक्स में ऐसा कोई तालमेल नहीं है, कोई भी रिवाइज़ कर सकते हो, बट पहला फोकस आपका रहेगा बायो। उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री देखना है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट बहुत छोटा है, 3-4 थीम्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ वही आपको रिवाइज़ करना है। इसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स में मैंने लास्ट वीडियो बनाई है, इसमें 50% तो आपका करंट अफेयर से कवर हो जाएगा। बाकी जो 50% रहा उसकी मैंने एक लिस्ट दी है। उसमें भी जो स्टैटिक है वो कोर इकोनॉमिक्स नहीं है, वो आपका सोशल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। आप घटना चक्र से देखो, घटना चक्र पूर्वालोकन से, वहाँ से आपका इकोनॉमिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी रहा, उसके बाद एंशिएंट एंड मिडिवल। देखो ज्योग्राफी और एंशिएंट मिडिवल काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ बहुत चीज़ें याद करनी होती हैं,
खासकर एंशिएंट मिडिवल में तो कई बार ऐसे ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में जो कहीं नहीं मिलता है आपको, इसीलिए आप इसको लास्ट में रखो। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। उससे पहले आप ज्योग्राफी कर सकते हो, एंड ज्योग्राफी में भी आप लिस्टिंग पे फोकस करो। जो क्वेश्चन पूछा जाता है PYQs में उन पे फोकस करो। UPSC में ज्योग्राफी थोड़ा कंसेप्चुअल आता है, बट UPPCS में ज्योग्राफी जो है वो स्टैटिक आता है। तो जो भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं आप उनको देखो। ये तो आपकी रही प्रायोरिटी लिस्ट, किस प्रायोरिटी में आपको चीज़ों को रिवाइज करना है। इसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, लाइक सेंसस हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया 2021, टाइगर सेंसस 2022, एग्रीकल्चर डेटा, मिनरल डेटा, इंस्टीट्यूशन एंड हेडक्वार्टर्स। यहाँ पे दो चीज़ मैंने ऑलरेडी कवर किया है, एक आपका सेंसस हो गया, दूसरा इंस्टीट्यूशन एंड हेडक्वार्टर। ये आपके सेंसस के नोट्स हैं, इसको मैं टेलीग्राम पर री अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। और सेंसस में आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, सेंसस बहुत पुराना हो चुका है, क्वेश्चन सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन आप PYQs में प्रैक्टिस करोगे सेंसस में वो मोर देन इनफ है। ये आपके सेंसस का PDF हो गया, और ये आपका रहा इंस्टीट्यूशन एंड हेडक्वार्टर्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं मैंने यहाँ पे सारे नोट डाउन कर दिए हैं, आप इसको डाउनलोड कर लेना, इसको पढ़ लेना। ये दो चीज़ आपका हो गया मिसलिनियस से। इसके बाद देखो ये एग्री डेटा, मिनरल डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी मैं एक वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। बाकी फॉरेस्ट रिपोर्ट और टाइगर सेंसस में आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, यहाँ पे थोड़ा आपको UP का देख लेना है, इंडिया का देख लेना है। और देखो ये 2021 का रिपोर्ट है, तो आप PYQs देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है वो ब्रॉड एरिया से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जानना है। एक दो क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं कि आप इसको लेके 2-3 दिन बैठे रहो, इसको आप मैक्स से मैक्स 1 से 2 घंटा दो, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका CSET। काफ़ी लोग को CSET भी काफ़ी टफ लगता है। देखो UPPCS में जो CSET आता है ना वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है। CSET के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स है कि आप PYQs देखो। PYQs में जो मैथ के क्वेश्चन है आप उनको देखो। मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप इनको कर लेते हो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपका ये आंसर सही है या गलत है, वहाँ कोई डाउट नहीं रहता। प्लस आपके हिंदी के जो पैसेज होते हैं वो भी काफ़ी सही होते हैं। तो CSET इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बट मैं CSET पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको CSET को टैकल कैसे करना है। CSET इज़ ऑल अबाउट कि आप पेपर में राइट क्वेश्चन पिक करते हो कि नहीं करते हो। अगर आपने राइट क्वेश्चन पिक किया, राइट क्वेश्चन सॉल्व किया, तो बहुत आराम से CSET आपका क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है कि CSET आपका रुके। आपका CSET बहुत वीक है तो 6-7 दिनों के लिए आप इसको डेली 1 घंटा दो, आराम से आप CSET क्वालिफाई कर लोगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टेस्ट सीरीज़। काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखो कम से कम 7 तारीख तक आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो, 7 या 10 तक लगा सकते हो, बट 10 के बाद कोई भी टेस्ट सीरीज़ मत छूना। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बेसिकली हम इसलिए लगाते हैं ताकि अपने आप को गेज कर पाएँ कि हमारा कौन सा टॉपिक प्रिपेयर है, कौन सा प्रिपेयर नहीं है, हमारा क्या वीक एरिया है, क्या स्ट्रॉन्ग एरिया है। 10 के बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाओगे, आपके मार्क्स कम आएंगे, आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, प्लस आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने आप को करेक्ट कर पाओ। टेस्ट सीरीज़ से अच्छा ये है कि आप जितना भी हो सके PYQs देखो, जितना मल्टीपल टाइम हो सके सिर्फ रिवाइज करो, जो फैक्ट्स हैं उनको बार बार देखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस प्रायोरिटी को ध्यान में रखो। आराम से जो थीम पूछे जाते हैं पेपर में उनको रिवाइज़ करोगे तो 15 दिन में आप 2 से 3 बार पूरा पेपर रिवाइज़ कर लोगे। इनफैक्ट लास्ट वीक में तो आपको 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है पूरा सिलेबस, और पूरे सिलेबस में भी जो भी हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं उनको रिवाइज़ करना है, प्लस जो लिस्टिंग्स हैं उनको रिवाइज़ करना है, प्लस जो फैक्ट्स आप बार बार भूल जा रहे हो उनको रिवाइज़ करना है। सो दिस इज़ ऑल। ये आपके 15 दिन का शेड्यूल होना चाहिए। आपका आने वाला 15 दिन कुछ ऐसा दिखेगा, इससे ज़्यादा ना आप कर पाओगे और ना इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सिर्फ आप इतना ही कर लोगे तो बहुत आराम से आप UPPCS का प्री क्लियर कर लोगे। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप ये बात खुद से बोलो। जब तक आप अपने आप को यकीन नहीं दिलाओगे इस बात का कि आप पेपर क्लियर कर सकते हो, आप पेपर क्लियर करोगे, तब तक आपके दिमाग में ये डाउट हमेशा रहेगा कि मुझसे क्लियर होगा या नहीं क्लियर होगा। अपने आप से ये बोलो, पहले भी काफ़ी लोगों ने निकाला है, बाद में भी काफ़ी लोग निकालेंगे, तो मेरा क्यों नहीं निकलेगा।